अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपने naukri.com पे अपना रेज्यूमे ज़रूर अपलोड किया होगा। अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं तो आपने पॉलिसी बाजार पे अपने लिए पॉलिसी ज़रूर ढूंढी होगी। और अगर आप कुछ नहीं तो कम से कम जोमेटो से तो खाना ज़रूर ही ऑर्डर किया होगा। इतना ही नहीं, और भी 26 ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हर एक की ज़िंदगी में कभी ना कभी बहुत काम आती हैं, और वो सभी इन्फो एज की फुली या इन्वेस्टी कंपनीज हैं। इन्फो एज के बारे में डिस्कस करने से पहले इसके फाउंडर पद्मश्री संजीव बिखचंदानी के बारे में शॉर्ट में थोड़ा सा जानते हैं। अक्टूबर 1996 में दिल्ली के एक आईटी एग्जीबिशन में संजीव जी को एक VSNL का स्टॉल दिखा जिस पे www या वर्ल्ड वाइड वेब लिखा हुआ था। जब संजीव जी ने उस स्टॉल वाले से पूछा ये क्या है, तो उस स्टॉल वाले ने www और ईमेल्स के बारे में बताया। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को समझते हुए संजीव जी ने पूछा, क्या आप मेरे लिए एक वेबसाइट बना सकते हैं? तब उस स्टॉल वाले ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में उस टाइम कोई भी सर्वर्स अवेलेबल नहीं थे अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। उसके बाद संजीव जी ने अपने भाई को US में कॉल करके एक डोमेन रजिस्टर करने को कहा। वो डोमेन था naukri.com। संजीव जी ने खुद हजारों न्यूज़पेपर और मैगजीन्स की क्लासिफाइड्स को मैन्युअली अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करना स्टार्ट किया। यहाँ से शुरुआत हुई naukri.com की, और आज इंडिया का 80% जॉब क्लासिफाइड naukri.com पे है। 2020 में संजीव जी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। कंपनी के ऑलमोस्ट पूरा मैनेजमेंट IIM पास आउट है और बहुत ही क्वालिफाइड बोर्ड मेंबर्स हैं। संजीव बिखचंदानी का एक पैशन है, सुबह उठो, फंडिंग उठाओ, शाम को फंडिंग दो और फिर रिपीट करो। ऐसे करते करते इन्होंने कई हजार करोड़ की फंडिंग उठाई है और बहुत ही इनिशियल फेज में 28 स्टार्टअप से ज़्यादा में इन्वेस्ट भी किया है, जिसमें से आज कुछ एक यूनिकॉर्न्स भी हैं। वेलकम टू फैंटास्टिक, मैं हूं आश्रय अग्रवाल और आज हम इन्फो एज की कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इनका बिजनेस परफॉर्मेंस, इन डेप्थ फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्री एनालिसिस, और समझेंगे कंपनी का शेयर प्राइस क्यों कुछ महीनों से गिर रहा है। सब कुछ जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। चलिए अब इन्फो एज की इन्वेस्टी कंपनीज का पोर्टफोलियो देखते हैं। तो ये डेटा मार्च 31, 2021 तक का है। इसमें आपको 26 कंपनीज दिखेंगी और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग उनका शेयर होल्डिंग जो कि इन्फो एज होल्ड करती है। इसके अलावा जून 2021 में इन्होंने 100% एक्वायर किया एक बैंगलोर बेस्ड ज़्वायम करके कंपनी को। वहीं जुलाई 2021 में भी एक और 100% एक्विजिशन किया बैंगलोर बेस्ड डू सेलेक्ट कंपनी को। यहाँ पे आप बहुत सारे फेमस नाम जैसे जोमेटो, पॉलिसी बाजार, हैप्पीली अनमैरिड, शॉप किराना, कोडिंग निंजास करके बहुत सारी बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब इन सभी इन्वेस्टी कंपनीज का ऑपरेटिंग रेवेन्यू और ऑपरेटिंग एबिटा देखते हैं। तो ये सारी ही कंपनीज का कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग रेवेन्यू 2020 के कंपैरिजन में 2021 में गिरा हुआ है। वहीं ऑपरेटिंग एबिटा देखें तो ये तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव में था 2020 में। FY21 में ये थोड़ा सा रिकवर किया बट फिर भी नेगेटिव में है, और नेट प्रॉफिट तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव में है हर एक कंपनी का। चलिए 5 ईयर परफॉर्मेंस देखते हैं इन्फो एज की। तो नोट करिएगा ये फिगर्स मिलियंस में हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेट रेवेन्यू से। तो ये पिछले 5 सालों में 8.2% की CAGR से ग्रो किए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर तो नहीं है। वहीं अगर आप ऑपरेटिंग एबिटा देखेंगे तो ये तो काफ़ी कम है 5.1% की CAGR ग्रोथ से। वहीं PBT भी देखेंगे तो 7% है, ओके है बट बहुत ज़्यादा नहीं है। वहीं अगर आप बैंक FD और म्यूचुअल फंड्स देखेंगे तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है। ये क्यों ग्रो हुआ है? क्योंकि कंपनी बहुत सारे QIP वगैरह रेस करती रहती है। तो क्या होता है, जब भी कोई QIP रेस किया तो जो भी उससे फंड्स आया वो अपने ये रिजर्व्स में डाल देते हैं या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में रख देते हैं। उसकी वजह से इनका बैंक FD और म्यूचुअल फंड का कैटेगरी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 2020 में इन्होंने 1800 करोड़ का QIP रेस किया था। उसकी वजह से यहाँ पे आप इतना बड़ा जंप देख सकते हैं। उसी वजह से नेटवर्थ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई और ओवरऑल बहुत ज़्यादा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखा, जो कि नॉन कोर एक्टिविटी से आया है। चलिए अब इन्फो एज की सब्सिडरी कंपनीज का 5 ईयर परफॉर्मेंस देखते हैं। तो पहला है रिक्रूटमेंट वाला, तो जो कि है naukri.com।
तो पिछले 5 सालों में ये 6.7% के CAGR से ग्रो हुआ है। वहीं आप FY21 में देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ था FY2020 से। वहीं रियल एस्टेट में भी जो 99 एकर्स है वो भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ था 2021 में, लेकिन ओवरऑल CAGR उसका अच्छा है 11.6 पे। वहीं मैट्रिमोनियल में जीवनसाथी.com का भी 13.7% का CAGR है और 2021 में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था 2020 के कंपैरिजन में। वहीं शिक्षा.com का भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था 2020 के कंपैरिजन में। लेकिन अगर ऑपरेटिंग EBITDA देखें तो सिर्फ नौकरी.com ही पॉजिटिव में है, बाकी सब लॉस मेकिंग कंपनी है। शिक्षा.com एक बहुत ही छोटा सा इनका सब्सिडरी है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं करता है। तो ओवरऑल बिजनेस का बहुत ज़्यादा लॉस जनरेटिंग बिजनेसेस हैं इनके पूरी सब्सिडरीज से एक्सेप्ट फॉर नौकरी.com। चलिए अब इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं। तो इन्फो एज एक .com कंपनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे रिलाय करती है। तो जैसे जैसे इंडिया में स्पेसिफिकली इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे इनका टॉप लाइन और बॉटम लाइन भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन ईच रीजन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ ग्लोबल इंटरनेट यूजर्स। तो इसका मतलब है अगर 100 लोग इस दुनिया में इंटरनेट यूज करते हैं तो कितने परसेंट लोग एक रीजन में वो यूज करते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए जैसे चाइना टॉप पे आता है वहां पे 25 लोग इंटरनेट यूज करते हैं दुनिया का, वहीं इंडिया में ये 17.5% है और ये सेकंड पे स्टैंड करता है। उसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का रीजन और साउथ ईस्टर्न एशिया भी। इस फिगर में आप देख सकते हैं कितने लोग उस कंट्री की पॉपुलेशन का इंटरनेट यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा आता है नॉर्दर्न यूरोप, यहाँ पे 97% ऑफ पॉपुलेशन इंटरनेट यूज करती है। सेकंड में आता है 93.3% से वेस्टर्न यूरोप, उसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका और अगर हम इंडिया का देखें तो वो 42.2% है इंडियंस इंटरनेट यूज करते हैं, जो कि कम है ओवरऑल ग्लोबल स्टैंडर्ड से देखें, लेकिन ये बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। उसको हम एक सेकंड में देखते हैं। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं 2021 में 76 करोड़ इंडियंस इंटरनेट यूज कर रहे थे, जबकि एस्टिमेटेड है कि 2025 तक ये लगभग 100 करोड़ के आसपास का फिगर हो जाएगा, जो कि बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। चलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नजर डालते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 5 क्वार्टर से सेल्स ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक बहुत नेगेटिव नंबर दिखेगा 9000 करोड़ का। ये क्या है हम इसको 1 मिनट में देखते हैं। वहीं ईबिट भी अगर आप देखोगे तो ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, लेकिन सितंबर 2021 में ये बहुत बड़ा नंबर दिखाई देता है, लगभग 9434 करोड़ का। नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो क्योंकि ये ईबिट बहुत ज़्यादा बड़ा था, आपको 8355 करोड़ का नेट प्रॉफिट सितंबर 2021 में देखने को मिलता है। वैसे भी इंक्रीज देखें तो इस ईयर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है इनका क्वार्टरली बेसिस पे। तो ये इंक्रीज कहाँ से आया? 9434 करोड़ का और 8355 करोड़ का। तो सितंबर में जब जोमेटो की लिस्टिंग हुई थी, क्योंकि ये इन्वेस्टी कंपनी थी इन्फो एज की, तो जो भी इन्होंने अपना शेयर डाइल्यूट किया था लिस्टिंग के लिए, उससे जो भी प्रॉफिट आया वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी से प्रॉफिट है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिला। चलिए अब एनुअल इनकम स्टेटमेंट पे भी एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे सेल्स में आप देख सकते हैं 2021 में और 2019 में सेल्स ऑलमोस्ट बराबर हुई, 2020 में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था। ईबिट भी अगर देखें तो ये 2019 के कंपैरिजन में कम है, लेकिन थोड़ा सा 2020 के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो ये भी 2019 के कंपैरिजन में कम है और बहुत तेजी से ग्रो नहीं हो रहा। ये फ्लक्चुएटिंग नेट प्रॉफिट है इनका। चलिए अब कंपनी की बैलेंस शीट पे अगर नज़र डालें तो शेयर कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। तो 2019 में यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर कैपिटल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था। तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि इन्होंने नए शेयर्स इशू किए थे। सेम चीज़ 2021 में भी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे इन्होंने 1875 करोड़ का QIP रेज किया था। उसकी वजह से आपको रिजर्व्स और सरप्लस में भी बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। तो ये एक्चुअली प्रॉफिट से कोई जंप नहीं है इनका, ये सब QIP से आता है।
करंट लायबिलिटीज अगर आप देखें तो ये भी बहुत कम है कंपेयर टू करंट एसेट्स, और ये बहुत ज़्यादा है करंट एसेट्स में। फिक्स्ड एसेट्स भी अगर देखें तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो गौर करने वाली बात है, कंपनी की बैलेंस शीट तो बहुत स्ट्रांग दिखाई देती है, लेकिन ये सब का सब नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज से है, या तो आईपीओ से आया है या फिर क्यूआईपी रेस करके। चलिए कैश फ्लोज भी एक बार देखते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो ऑलमोस्ट सेम है पिछले 5 सालों में, यहाँ पे कोई इंक्रीज देखने को नहीं मिला, क्योंकि ओवरऑल इनका रेवेन्यूज और प्रॉफिट, बेसिकली प्रॉफिट, कोई खास इंक्रीज नहीं हुआ है पिछले 5 सालों में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से देखें तो कंपनी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है अपने रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर आप देखोगे तो ये अगेन वही 1800 करोड़ है जो कि इन्होंने क्यूआईपी से रेस किया था। नेट कैश फ्लो अगर देखें तो ये 207 करोड़ पे दिखता है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में कम है, लेकिन लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। चलिए अब इंपॉर्टेंट रेशियोज पे भी एक नज़र डालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ईपीएस से। तो ईपीएस लगभग 20-25 रुपए के आसपास है, और शेयर प्राइस लगभग 4600 का है आज की डेट में 13 मार्च के हिसाब से। लेकिन अगर आप देखोगे तो एक टाइम पे इन्फो एज का शेयर प्राइस लगभग 7500 था, और आज की डेट के हिसाब से भी ईपीएस बहुत ही ज़्यादा कम है। बुक वैल्यू अगर आप देखोगे, क्योंकि इनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, इसलिए बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन फिर भी ये शेयर प्राइस के हिसाब से बहुत कम है। पीबीडीआईटी, पीबीआईटी और पीबीटी ये भी बहुत कम है शेयर प्राइस के हिसाब से। डिविडेंड भी कंपनी बहुत कम पे करती है, क्योंकि ऑब्वियसली इनका प्रॉफिट ही बहुत कम है। पीबीडीआईटी, पीबीआईटी और पीबीटी और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स अगर देखें तो ये बहुत अच्छे नंबर्स में दिखाई देते हैं, लेकिन वहीं आप आरओई और आरओसी देखोगे तो ये बहुत ही कम है, 10 से कम है, और ये बहुत अच्छी बात नहीं है। रिटर्न ऑन एसेट्स भी देखोगे तो ये भी बहुत कम है। डेट कंपनी के पास कोई भी नहीं है। एसेट टर्नओवर रेशियो भी बहुत ही ज़्यादा कम है इस साल। करंट रेशियो और क्विक रेशियो बहुत अच्छे नंबर पे स्टैंड करता है, क्योंकि इनके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बहुत स्ट्रांग हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो लास्ट ईयर 0 पे था, क्योंकि इन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिया था कोविड के टाइम पे, लेकिन मनी कंट्रोल पे ये चीज़ गलत लिखी है। कैश अर्निंग रिटेंशन 100% था, क्योंकि डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 था, तो ये दोनों का सम 100 होता है, तो यहाँ पे ये चीज़ गलत है, ये 100 होना चाहिए था। ईवी बाय ईबिटडा देखें तो ये करेंटली 137 पे स्टैंड करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। पीई भी अगर देखें तो ये इस साल 4.5 के आसपास है, लेकिन हमेशा ये 250 से 300 के बीच में रहता है, क्योंकि सितंबर 2021 में जोमेटो की लिस्टिंग से बहुत बम्पर प्रॉफिट हुआ था, उसकी वजह से पीई रेशियो बहुत कम हो गया। लेकिन ये अच्छी पिक्चर नहीं शो कर रहा है। इनका एक्चुअल पीई लगभग 250 के आसपास और उससे ऊपर ही रहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूएशन को शो करता है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो ये ठीक ठाक नंबर पे है। प्राइस टू ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी देखें तो ये भी बहुत ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे अगर नज़र डालें तो यहाँ पे पिछले 5 क्वार्टर से बहुत थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स की कम हो रही है। वहीं अगर आप नंबर ऑफ एफआईआईज देखेंगे तो ये 748 है। तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये बहुत ज़्यादा फंडिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स से उठाती है, तो यहाँ पे आपको एफआईआई का नंबर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं टोटल होल्डिंग भी एफआईआई की 36.37 पे है। डीआईआईज का अगर देखें तो वो 14.37 पे स्टैंड करते हैं, और पब्लिक के पास सिर्फ 10.78% की होल्डिंग ही है। चलिए अब इन्फो एज का मार्केट ट्रेंड देखते हैं एनएसई पे। तो लगभग मिड ऑफ 2021 में ये इसका शेयर प्राइस 7500 के आसपास था। वहीं पिछले 5-6 महीने में गिर के ये 4600 के आसपास पे आ गया है, जो कि एक बहुत बड़ा फॉल है, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। मुझे ये प्राइस भी बहुत हाई लग रहा है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपको क्या इसका प्राइस ये सही लग रहा है। चलिए अब कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये मेरी रिसर्च पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इन्फो एज एक मार्केट लीडर है इंटरनेट बिजनेसेस में, और बहुत ही क्वालिफाइड मैनेजमेंट के साथ आती है। कंपनी के मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस बहुत ही हाई वैल्यूएशंस पे हैं, और वो प्रॉफिट या फ्री कैश फ्लो भी जनरेट नहीं कर रहे। कंपनी अपना मोस्ट रेवेन्यू या तो न्यू शेयर्स इशू करके लाती है, या फिर इन्वेस्टी कंपनीज के आईपीओ से।
कोर बिजनेस फिलहाल बहुत वीक है, जो बिल्कुल ही अच्छा साइन नहीं है। कंपनी बहुत ही हाई वैल्यूएशंस में है, जो इसका शेयर प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। ऑल्दो कंपनी की बैलेंस शीट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बहुत ही हेल्दी नंबर पे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी का बिजनेस ग्रोथ, वैल्यूएशन और पास्ट को देख के मैं इसको 4 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है इंटरनेट बिजनेसेस का फ्यूचर के बारे में, और क्या आप इसमें इन्वेस्टेड हैं। थैंक यू।